लेके आया जिसके लिए मैं यूट्यूब पे आया। मैं यूट्यूब पे क्यों आया, ये मेरा मेन मोटिव नहीं था कि मुझे रुपया कमाना, मैं इसलिए यूट्यूब पे नहीं आया। जो प्रॉब्लम मैंने अपने डिप्लोमा के समय फेस किया है, जो मैं जिस कंटेंट को सर्च करता था, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंग टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूपीआई विनर जे सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 4। पार्ट 1 और 2 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, तो आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो स्किप मत करिएगा। आप इस वीडियो को उस समय देखिए जब आपको लगे आप फ्री हैं। आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं पार्ट स्टार्ट कर दूंगा। वीडियोस का जो मेन कंटेंट है बाद में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना है जिसके लिए मैं वीडियो यूट्यूब पे लेके आया, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे आया। मैं यूट्यूब पे क्यों आया, ये मेरा मेन मोटिव नहीं था कि मुझे रुपया कमाना, मैं इसलिए यूट्यूब पे नहीं आया। जो प्रॉब्लम मैंने अपने डिप्लोमा के समय फेस किया है, जो मैं जिस कंटेंट को सर्च करता था वो मुझे उस समय नहीं मिलता था और ना वो आज मिल रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए ये वीडियोस को लेके, इस सॉल्यूशन को लेके, इसको डिटेल एनालिसिस को लेके मैं इसीलिए आया था यूट्यूब पे। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे कंटेंट को सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं। मतलब वो उनका जो टीचिंग स्टाइल था वो उसका नहीं था, लेकिन अब वो लोग कॉपी कर रहे हैं। मुझे किसी एक स्टूडेंट ने मुझे किया इसमें मेरे वीडियोस में, उसने बताया कि सर आपका टेक्निक कुछ कॉपी अच्छा है, आप लोग कॉपी करिए, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो लोग भी अब आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप हर जगह से ज्ञान लीजिए, जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है वहां से आप ज्ञान लीजिए, बस क्वालिटी पे नहीं, जो आपको को कंटेंट मिल रहा है उस पर फोकस रखिएगा। जहां से ज्ञान मिले हर जगह बहुत अच्छी बात है, हर जगह आपको फ्री मिल रहा है। फ्री पे अगर आपको कोई चीज मिलती है आप उसको लीजिए। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करनी है आपसे। तो पहली बात ये है कि यार मैं जिस लिए यूट्यूब पे आया हूँ कम से कम वो तो सक्सेस हो जाए। वो मैं जिस लिए अपनी बात जहां तक मैं रीच, जो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रीच हो सके, जितने मेरे जूनियर्स हैं, गेट तो मैंने भी निकाला है भाई, ये बात आप लोग जान लो, गेट मैंने भी निकाला। जो भी वीडियो डाल रहा है अपना बता रहा है, गेट मैंने भी निकाला। ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, मेरा जो एक्सपीरियंस डिप्लोमा में था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं जिस लिए आया हूँ प्लीज उसके लिए सक्सेस बनाइए मुझे। वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ चैनल को, जितना आप लाइक करेंगे वीडियोस को उतना यूट्यूब मेरे वीडियोस को ऊपर लेके आएगा, प्रमोट करेगा। और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब को लगेगा कि इस बंदे में दम है, इसका कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी यूट्यूब मेरे वीडियोस को ऊपर लेके आएगा, टॉप में लेके आएगा। अगर आप सिर्फ वीडियोस को देख के निकल जाएंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन जो और स्टूडेंट्स हैं, जो लोगों को ये कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट उन तक नहीं जा पाएगा। जो और भी वीडियोस बहुत पड़े हैं यूट्यूब पे, वो कंटेंट उन तक जाएगा, लेकिन जो कंटेंट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो उन तक नहीं जा पाएगा। सोल्यूशन तो सब कुछ यूट्यूब पे डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सोल्यूशन अगर आप उसका भी मैं जो क्वेश्चन पेपर का मैं वो दे दूंगा, आप उसमें ऑप्शन का आंसर लगा हुआ है, ऐसा नहीं, लेकिन जो उसमें हिडन चीजें हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि यूट्यूब को लगे कि इस बंदे को प्रमोट करना है, तभी वो मेरे वीडियोस को प्रमोट करेगा। आप सर्च करेंगे यूपीआई विनर तभी मेरा वीडियो ऊपर आएगा, नहीं तो जिसका वीडियो ऊपर आएगा आप उसको देखेंगे, उसमें वो नॉलेज नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक चीज क्यों है, क्योंकि जो वीडियोस मेरा देख रहे हैं जिसमें से क्या है 2437 लोग ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं, और इसमें से 195 लोग जो ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी किए वो वीडियोस देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत करिए। आप लोग कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर एक फायदा और होगा, जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो भी आप डिसलाइक करके उसमें बताइए कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ, ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। मुझे मेरा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, नहीं तो इतना पैसा मुझे मिलता है कि मैं अपना काम कर सकूँ। लेकिन यूट्यूब मेन जो मेरा मोटिव है उसको आप लोग सक्सेस करिए, वो आप ही लोगों के हाथ, ये आप ही लोगों के हाथ में है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो प्लीज एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसमें आप देख लें जो कमेंट सेक्शन है। मैंने उसमें कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसमें मतलब वीडियोस में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया मैंने उसमें बता दिया हो। सेकेंड चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए एक बार, ऐसा तो नहीं रह गया कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख दिया हो, आपसे वो मिस हो जाए। ठीक है, ये इसको आप करना। थर्ड पॉइंट ये है कि क्या आप ये चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद क्या करें। मतलब बहुत सारे, इस क्वेश्चन ने मेरी लाइफ चेंज की है, इस क्वेश्चन ने मेरी लाइफ चेंज की है। व्हाट टू डू आफ्टर डिप्लोमा। मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि डिप्लोमा के बाद क्या करें। अगर ये क्वेश्चन ना होता, उसका मुझे आंसर सही टाइम पे ना मिलता, तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती।
ठीक। लेकिन जो भी आज मेरी लाइफ है वो इसी क्वेश्चन की वजह से है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं कि व्हाट टू डू आफ्टर डिप्लोमा, जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरे और भी जो फ्रेंड्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं अपनी लाइफ में। वो तो साल निकल गया, वो गैप तो अब दोबारा आएगा नहीं, लेकिन आपके पास अगर समय है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं इस पे वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है। आपने इस सेक्शन इसके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक बार हाँ या ना, यस और नो बोल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला, पार्ट 5 क्या आने वाला। देखिए, जो मैंने एक वीडियो बनाया था सब्जेक्ट्स का, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसमें हमने ये देखा था कि मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस, मशीन डिजाइन और मैकेनिक्स, इन सब से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, ओनली 1 क्वेश्चन आया था। तो अगले पार्ट में मैं इन्हीं एक क्वेश्चन को वो कवर करके इस सब्जेक्ट का काम फिनिश कर दिया जाएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे होने वाला है, इससे होने वाला है। हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन बहुत ही आ रहा है थर्मो से, तो इस पार्ट का वीडियो मैक्सिमम इसी क्वेश्चन से होगा। बाकी अगले पार्ट में हम इन चारों को ऐसा करेंगे, जो इस एक क्वेश्चन आया था इससे इसका थ्योरी ऐसा पढ़ाऊंगा कि उससे 10 क्वेश्चन आप इजीली लगा लेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन लगाना, मतलब आप बहुत कुछ सीख जाएंगे मेट्रोलॉजी के बारे में, मटेरियल साइंस के बारे में, मशीन डिजाइन के बारे में और मैकेनिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो ये आने वाला है, ठीक। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, देखते हैं कि आज क्या क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है पार्ट 5 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम उसमें। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, मतलब एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी आइडियल गैस की। ऑप्शन देता है इंक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीज। तो इसमें डिस्कस करना है हमको आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो मेन क्वेश्चन इसमें है इंटरनल एनर्जी और आइसोथर्मल प्रोसेस में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो पहले इंटरनल एनर्जी देखते हैं होता क्या है। इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो अपनी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, तो इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन किया था किसने, जूल साहब ने। इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन किया था जूल साहब ने। उन्होंने क्या बोला था, जूल्स लॉ ने ये बोला था कि इंटरनल एनर्जी जो होगी, जूल्स लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया था कि इंटरनल एनर्जी जो होगी वो होगी हमारी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब जो कण होंगे हमारे, वो उनकी एनर्जी को ही हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक। और आपसे देखिए, आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक आप क्लासमेट की किसी भी चीज़ की इतनी बड़ा एक नोट्स ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए मैकिंज टॉक्स वीडियो सोल्यूशन। आप हर जगह वीडियो देखिए। तो कॉपी जब आप लेंगे, जब आप कॉपी लेंगे तो ये कॉपी रहेगी आपकी, आप स्टार्ट करिए। आप देखिए मेरे वीडियोस देखिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, वीडियोस का स्क्रीनशॉट मत लीजिए, वो फोटो आपके कैमरे में मोबाइल में ही रह जाएगी, उसको आप नोट ही नहीं करेंगे। जब एक बार आप चीज़ों को लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी वो। तो हमेशा लिखने, एक बार लिखने का ट्राई करिए, ठीक है। तो जब आप नोट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो इसको लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, यहाँ पे इतना गैप छोड़ दीजिए, इस साइड में पेज के इस साइड में इतना गैप छोड़ दीजिए, ये इतना गैप, ताकि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी और चीज़ आपको मिले तो उसमें आप ऐड कर सकें, उसी क्वेश्चन के नीचे ऐड कर सकें, उसी टॉपिक के नीचे ऐड कर सकें, अलग से ना बनाइए। तब आप उसको देखेंगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। ये मेरा टेक्निक था, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जूल्स ने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स की जो मतलब अंदर में जो एनर्जी होती है वही होती है इंटरनल एनर्जी हमारी। अब देखो ये हमारा कोई मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल्स है, उसमें अंदर एटम्स हैं। हमने इसमें आग दिया, क्या दिया, आग दिया, ये हमारा फायर है, आग दिया। भाई जब किसी को आग दोगे वो उछलेगा, उछल के भागेगा ना, उछल के भागेगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है आइडियल गैस की। तो हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तब इसको आग देंगे, हमारा फायर है, आग देंगे तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो भागने लगेंगे। वो क्या करेंगे, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। क्यों भाग रहा है, क्योंकि जब आग दे रहे हैं उसको हम, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही उसके मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, आरएमएस स्पीड जो उसकी, वो इंक्रीज कर रही है। मतलब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बेसिकली मॉलिक्यूल्स में हमारे काइनेटिक एनर्जी होती है। जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो इधर उधर भागेंगे, मतलब टेम्परेचर के साथ ही उनकी, तो जब वो इधर उधर भागेंगे तो वो दीवार में टकराएंगे। जब दीवार में टकराएंगे तो इसकी एनर्जी और इंक्रीज करेगी। मीन्स हमने क्या सीखा, टेम्परेचर देने से
बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, मतलब हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर का फंक्शन मतलब एफ ऑफ टी। सिंपल, ये जूल्स का लॉ था, इसको याद कर लो, इस पर सवाल डायरेक्ट आएगा। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और नन ऑफ दिस। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से मिला आपको कि इंटरनल एनर्जी हमारा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक, समझ में आ गया। नोट्स बनाते जाओ, वीडियो को पॉज कर दो, आराम से बनाओ नोट्स, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार नोट्स बन जाएगा हमेशा के लिए काम आएगा, जब तक जेई निकलने जाएगा। जब जेई निकल जाएगा तो नोट्स को बना लेना, बच्चों को अपने दे देना, वो पढ़ लेंगे उससे। तुम तो जेई की नौकरी करके मस्त रहना। ठीक भाई, तो हमने क्या सीखा, हमारा जो है इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इससे कितना केस निकलेगा, पहला केस टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर, ये देखो ये इनकी जो सिंबल है, अपना नोट्स बनाओ, उसमें शॉर्ट बनाओ, लिखो मत इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, ऐसे शॉर्ट में लिखो, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया। बी, सेकंड केस क्या बनेगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज किया। थर्ड केस क्या बनेगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। सिंपल सा फंडा है ये हमारे इंटरनल एनर्जी का, इसको अपने को याद रखना है। जूल्स लॉ ने क्या कहा था कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। समझ गए। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। उसने बोला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन होगा। तो भाई साहब अपने को क्या पढ़ना है, अब अपने को पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आया कहाँ से, ये आइसोथर्मल प्रोसेस आया कहाँ से, ये आया हमारा थर्मोडायनेमिक्स से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में 5 प्रोसेस होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में 5 प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, तो देखते रहिए। देखिए, पहला होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। सेकंड हमारा होता है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड हमारा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। फोर्थ हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो इसमें क्वेश्चन, सबसे पहला इजी क्वेश्चन क्या बनता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, नॉन ऑफ दिस। सबसे अगर बेसिक क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा यहाँ से। तो अपने को याद रखना है। देखो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, देखो इसी 3 बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बार जो होता है प्रेशर का एक इकाई होता है, मतलब प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, बार एक यूनिट होता है प्रेशर का। तो मतलब बार इसमें आया तो आइसो मतलब कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद सेकंड में आते हैं थर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसो कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। उसके बाद कोरिक, ये एक हमारा बच गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 3 क्वेश्चन याद रखना है, नहीं तो तुम क्या करोगे, इसको इसमें भिड़ा दोगे, इसको इसमें भिड़ा दोगे, काम खत्म तुम्हारा, 1 नंबर कट गया तुम्हारा, 1/4 कट गया। तो आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि बार यहाँ पे आया है, बार ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसोथर्मल में थर्म यहाँ पे आया है, थर्म मतलब टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। जो बचा वॉल्यूम बचा, पीवीटी होता है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, वॉल्यूम बच गया हमारा, तो वॉल्यूम आया हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे एडियाबैटिक प्रोसेस में और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें खाली डिफरेंस एक ही होता है, यहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं सॉरी यहाँ गामा का इस्तेमाल करते हैं, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एन का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटेल में देखते हैं इन 5 प्रोसेस को, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि इसमें डिटेल में क्या क्या आता है। इसमें ग्राफ से भी क्वेश्चन आया है, ग्राफ से इसमें क्वेश्चन आया है भाई। ग्राफ दे देगा आपको, 4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा ये ग्राफ किसका है, आइसोथर्मल का है, आइसोबारिक का है कि आइसोकोरिक का है। तो अगर हम ग्राफ पे एक्सप्लेन करते हैं तो पहले हम आते हैं एक्सप्लेन करते हैं किसको, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अपना आइसोकोरिक प्रोसेस को। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब, आइसोकोरिक मतलब हमारा क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को देखेंगे, पीवी ग्राफ पे अगर हम जाते हैं, पीवी ग्राफ पे हम जाते हैं अगर, तो ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। ये यहाँ पे पी होता है, यहाँ वॉल्यूम होता है।
अब बोल रहा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वैल्यूम कांस्टेंट है, ये वैल्यू है हमारा, कोई यहाँ वैल्यू ले लो, एक वैल्यू यहाँ ले लो, वो कांस्टेंट रहेगी पूरे प्रोसेस में, वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक लाइन खींच दो। तो अगर हमारा 1 से 2 हम जा रहे हैं, 1 से 2 हम बढ़े हैं, तो हमारा प्रेशर तो चेंज हो रहा है, प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा वैल्यूम कांस्टेंट है। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, सेकेंड ग्राफ देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड में क्या होगा, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, थर्मल से टेम्परेचर। देखो अगर इसका पीवी देखेंगे हम, पीवी इसका देखेंगे तो भाई देखो इसमें प्रेशर है और वॉल्यूम है, टेम्परेचर इसमें नहीं है। अभी छोड़ो इसको, अभी देखो कांस्टेंट वॉल्यूम देखा, कांस्टेंट प्रेशर देखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर अपना क्या था, कांस्टेंट प्रेशर अपना था आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका ग्राफ, जब इसका ग्राफ सीख लिए तो इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर लोगे। ये P हो गया, ये V हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, ये एक पॉइंट होगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाएंगे तो हमारा प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर। अब भाई देखो थर्मल प्रोसेस क्या होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। एक इक्वेशन होती है PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT, ये दोनों कांस्टेंट टर्म होते हैं, इनको छोड़ दो। अगर इनको छोड़ दिया तो एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आएगा, वो होगा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, अब देखो कांस्टेंट वैल्यूम है, कांस्टेंट वैल्यूम में V, अगर इसको इसकी इक्वेशन निकालेंगे, अगर हम आइसोकोरिक की इक्वेशन निकालेंगे अगर हम, तो भाई ये ऐसे ही आएगी, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वैल्यूम कांस्टेंट है हमारा, तो ये V1 से V2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, P1 T1 अपॉन P इक्वल टू P2 T2। इसको नोट कर लो, इसके सामने इसको नोट कर लो कि P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 इसकी इक्वेशन है, कांस्टेंट वैल्यूम की इक्वेशन है। ठीक, नोट हो गया। अब आते हैं आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर के इक्वेशन पे। कांस्टेंट प्रेशर के इक्वेशन पे आएंगे अगर हम, तो इसी को उठाएंगे, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। प्रेशर कांस्टेंट है इसका, मतलब P1 इक्वल टू P2 होगा, P1 इक्वल टू P2 होगा, तो P1 P2 हट जाएगा, तो ये V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 इसकी इक्वेशन आ गई आइसोबारिक प्रोसेस की। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल कैसे देगा, आपको 3 वैल्यू दे देगा, T1 T2 V2, इनिशियल से फाइनल दे देगा, बोलेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसका V1 निकालिए। तो PV इक्वल टू MRT हमेशा याद रखना है, जो बोलेगा कांस्टेंट उसको यहाँ कांस्टेंट करके आपको प्रोसेस देगा, कांस्टेंट नहीं बताएगा, आपको प्रोसेस देगा, ऐसे सॉल्व करके निकाल लेना है। ठीक, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। नोट हो गया, आराम से नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत बना लो भाई, वीडियो भूल जाएगा। नोट्स बना, एक बार बना लोगे तो बस हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक, लिख लिया। अब देखो, अब हम आते हैं अपनी मेन आइसोथर्मल प्रोसेस पे। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें, तो मतलब अगर हम लिखते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, T1 T2 खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, PV इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू PV, ये इसकी इक्वेशन आ गई, तो ये होगा PV इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा होता है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है हमारी। मैथ में अभी मत जाओ, मैथ नहीं आती जेई में, इसको याद रखो कि PV इक्वल टू सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बार किसी जेई में मैंने पेपर दिया था, किसका पेपर था, DRDO का शायद पेपर होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ग्राफ बनता है उसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक ये भी था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनता कैसे, ये ऐसे बनता है, मतलब ये ग्राफ है हमारा PV इक्वल टू सी। ठीक, ये 3 हो गया अच्छे से। हम मेनली डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बस गामा और एन का डिफरेंस है, और गामा और एन की वैल्यू भर के एग्जाम में आती है। ठीक, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मत लो यार, नोट कर दो, नोट करोगे तुम्हारा फायदा है। स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे, मोबाइल की गैलरी में वो रहेगा, बाद में हटा दोगे। तो हम बढ़ते हैं अब एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के आगे। बहुत ही मेन दोनों है भाई, एडियाबैटिक में हीट और एनर्जी का थोड़ा लोचा है, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। तो आगे बढ़ते हैं एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। देखो इधर लिखते हैं हम एडियाबैटिक, इधर लिखते हैं एडियाबैटिक, और इधर लिखते हैं पॉलीट्रॉपिक।
जैसे उन सब में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था, इसमें भी क्वेश्चन होती है, इसकी क्वेश्चन होती है, इसको इसमें हम लिखते हैं गामा और इसमें हम लिखते हैं एन। देखो भाई एडियाबैटिक क्या होती है, इसकी जो गामा, पहले वैल्यूज देख लो, गामा की वैल्यू क्या होती है। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगी और गामा की वैल्यू 1.4 तब होगी फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में गामा की वैल्यू हमेशा 1.4 होगी और ऑलवेज गामा की वैल्यू ऑलवेज 1 से अधिक होगी। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एन की जो वैल्यू होती है फर्स्ट केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स और इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो देखो फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगी इन केस ऑफ अदर गैसेस, कोई भी अगर अदर गैसेस होंगे तो अदर गैसेस के लिए, और एन की वैल्यू 1 से 1.4 होगी फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ये पहले याद कर लो, एडियाबैटिक ये होता है उसमें गामा होता है, पॉलीट्रॉपिक ये होता है उसमें ये होता है, और एन इसमें गामा की वैल्यू कितनी होती है आइडियल गैस के लिए, क्वेश्चन आ चुका है आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल आया 1.4। ये क्वेश्चन अभी नहीं आया शायद कि आइडियल गैस के लिए पॉलीट्रॉपिक में क्या वैल्यू होती है इनकी। ठीक, अब समझते हैं कि एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में मेन डिफरेंस क्या होता है, प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या होता है एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। ये एक मस्त ग्राफ बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, देखो यहाँ लिखेंगे प्रोसेस, ये हमारा है प्रोसेस, ये हमारा है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक ये हमारा है पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक ये हमारा है हीट, हीट ट्रांसफ़र, और ये हमारा है एनर्जी ट्रांसफ़र। देख भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बोथ हीट एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। बहुत ही फेमस क्वेश्चन जेई का, ईएस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। एडियाबैटिक उसमें रीजनिंग और असर्शन करके आता है, दोनों उसमें दिया था स्टेप। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र भी होता है और एनर्जी का ट्रांसफ़र भी होता है। तो ये अपने को याद रखना है, ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है। ठीक है, अभी तक मेन क्वेश्चन मैंने बताया नहीं आपको, मेन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इतना समझ में आ गया ना। आइसोथर्मल समझ लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसमें, इंटरनल एनर्जी समझ लिए क्या होता है, एडियाबैटिक पॉलीट्रॉपिक समझ लिए क्या होता है, वो जो 3 मैंने अभी बताया आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, वो उसका ग्राफ समझ लिए क्या होता है, आइडियल गैस क्वेश्चन से कैसे हम सवाल लगा सकते हैं वो समझ लिए क्या होता है। अब आते हैं मेन कंटेंट पे, जो मेन क्वेश्चन था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी। भाई देखो इंटरनल एनर्जी मैंने बताया कि टेम्परेचर का फंक्शन होती है और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात है यार, जब आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, समझ गए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट। सिंपल सी बात है यार। क्या यार तुम लोग मजा आया कि नहीं आया है क्वेश्चन करके, भाई तुरंत बता दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो मजा आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन से तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बता दो भाई इस क्वेश्चन से कुछ सीखे एक्स्ट्रा कि नहीं सीखे। इसका ऑप्शन तो भाई सी हो गया, रिमेंस कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हमारी फंक्शन होती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको भाई अगर समझ में आया है, बहुत कुछ समझ में आया होगा इससे आपको, प्लीज़ कमेंट में बता दो। ऐसे ही पढ़ाइए, समझ में बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। और भाई जो मेरा कॉपी कर रहा है कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टैलेंट कहाँ लेके जाओगे। चलो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है अपना सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। इससे मैं आपका ऐसा ट्रिक बता दूंगा, आपको हमेशा याद रहेगा वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट क्या होता है, और हीट इनपुट क्या होता है, हीट आउटपुट क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव किसको लेना, आप हमेशा कन्फ्यूज होते होंगे। अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं भी कन्फ्यूज होता था, ऐसा ट्रिक बना लिया भाई नहीं भूलता है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ए टैंक कंटेनिंग एयर इज स्टर्ड बाई ए पैडल व्हील, मतलब एक टैंक है, एक यहाँ पर टैंक है, उस टैंक में क्या है, एयर भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है और एक व्हील लगा हुआ है, पैडल व्हील लगा हुआ है, जैसे साइकिल का होता है पैडल होता है, उसी को बोलते हैं पैडल व्हील। यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं,
ठीक, वही बोल रहा है ए टैंक कंटेनिंग एयर, इसमें एयर भरा हुआ है, स्टीर्ड बाय ए पैडल व्हील, पैडल व्हील से इसको हम चला रहे हैं, पैडल व्हील से हम एक मोटर लगा दिए, वो चल रहा है पैडल व्हील हमारा। द वर्क इनपुट टू द व्हील इज़ 14,000 किलो जूल। ठीक है भाई, हम वर्क इसमें इनपुट दे रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं कितना भाई, 14,000 किलो जूल का इनपुट दे रहे हैं। एंड हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द टैंक इज़, मतलब ये हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है और हमारा हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, सराउंडिंग में हमारा हीट Q, हीट को Q से लिखते हैं, वर्क को W से लिखते हैं। हमारा Q हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है कितना भाई, 5,000 किलो जूल, 5,000 किलो जूल हमारा हीट ट्रांसफ़र कर जा रहा है। तो बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, मतलब U पूछ रहा है, U कितना होगा चेंज। अब देखो इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि हीट, जो हीट होता है वो इक्वल टू होगा इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, मतलब Q इक्वल टू U प्लस W। बट इसमें साइन को इंक्लूड नहीं किया गया, सारा खेल दोस्तों साइन का है, सारा खेल साइन का है, प्लस माइनस। उसके लिए ट्रिक बनाया है मैंने, बहुत अच्छी ट्रिक है। पहले उस ट्रिक से पहले हम ये समझते हैं सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स क्या होता है। देखो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे सिस्टम। जो इसके अलावा अलग चीज़ बचा उसको बोलेंगे सराउंडिंग, और जो उन सिस्टम सराउंडिंग को अलग कर रहा है उसको बोलेंगे बाउंड्री। तो देखो क्या होता है, ये हमारा कोई बॉडी है, इस पर हमें काम करना है, इस बॉडी पे हमें काम करना है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम, ये हमारा होता है सिस्टम। बाकी इसके अलावा जो ये सब चीज़ बचा, ये जितना चीज़ बचा उसको बोलेंगे सराउंडिंग, ये हमारा होगा सराउंडिंग। मतलब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सिस्टम क्या सराउंडिंग क्या, क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो मतलब जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं उसको बोलते हैं सिस्टम, जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है उसको बोलेंगे सिस्टम, बाकी उसको छोड़ के जितना भी चीज़ है उसको बोलेंगे सराउंडिंग। और इन दोनों को जो अलग कर रहा है, जो ये चीज़ बना है, इसको बोलते हैं बाउंड्री, ये हमारी होती है बाउंड्री, ये अपने को याद रखना है। और तो जब सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलेगा तो क्या बना, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है हमारा, जब सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स, दिस इज आवर यूनिवर्स। ठीक, अब एक अच्छा सा इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम आता है, वो जब अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स अभी यहाँ पे थोड़ा आपको मैं हिंट कर देता हूँ, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं अपने पास। पहला ओपन सिस्टम जो खुला हुआ, दूसरा क्लोज सिस्टम बंद, तीसरा आइसोलेटेड पूरी तरह से आइसोलेट हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है, टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। तो आप इतना देख लीजिए, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, जो इसमें साइन का फंडा है। भाई फॉर्मूला दिया हुआ, तुम क्या करोगे, 5,000 क्यू दिया हुआ है, 14,000 डब्ल्यू दिया हुआ है, यू पूछा यू निकाल दोगे, लेकिन तुम्हें साइन नहीं पता है अभी। तो साइन का एक ट्रिक, प्यारा सा ट्रिक है भाई, बहुत मस्त ट्रिक है। देखो कैसे इसको, देखो चीज़ों को याद कैसे रखना है वो अपने को देखना है। बाकी एग्जामिनर ने खाली क्वेश्चन दिया, अपन लोगों ने खाली सॉल्व कर दिया। एग्जामिनर से ये मतलब नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया, देखो याद कैसे रखना है। ये हमारा एक भाई साहब है जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये एक हमारे भाई साहब हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, इनको हम एक सिस्टम बंद कर देते हैं, ये हमारे लिए हो गया सिस्टम। ठीक, अब देखो भाई साहब खाना खाएंगे, मतलब वो हीट लेंगे। जब कोई आदमी खाना खाते तो हीट लेते हैं, तो जब भाई साहब खाना खाएंगे तो ये हीट लेंगे, मतलब ये क्यू लेंगे, ये हीट लेंगे, क्यू इन। और जब ये खाना खा के काम करेंगे तो हीट बाहर निकालेंगे, तो क्यू आउट हो गया। और ठीक, खाना खाया इन्होंने, हीट लिया क्यू इन, और खाना खा के जो हीट बाहर निकाला वो इसके लिए हो गया क्यू आउट। अब जब ये खाना खाएगा तो इसके लिए अच्छी चीज़ होगी ना भाई, ये किसी प्लांट में काम कर रहा है, अगर वो खाना खाएगा तो उसके लिए अच्छी चीज़ होगी, तो इसको मानेंगे पॉजिटिव। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, सिस्टम में हम हीट दे रहे हैं, आग दे रहे हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं, आदमी का फ़ायदा। अगर हम किसी आदमी से काम ले रहे हैं, खाना खिलाएंगे ना यार उसको, तभी तो आदमी हमारे लिए काम करेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, पॉजिटिव चीज़ हो गई। और जो वो काम कर रहा है, जो खाने, जो भाई जो उसने हीट हमने उसको दिया कि भाई तू इकट्ठा करके इसको रख, उसने वो हीट निकाल दिया काम करके, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, निगेटिव चीज़ हो गई। ठीक, तो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम मतलब हीट
गिवन या ट्रांसफर टू सिस्टम, अगर हम हीट सिस्टम में हीट ट्रांसफर करते हैं तो अपन लोग उसको लेते हैं पॉजिटिव, और हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम, हीट रिजेक्टेड, ये अपने को ये जो बाई है और जो टू है इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट जो रिजेक्ट की गई उसे क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए होगा निगेटिव। ये अपन लोगों के लिए निगेटिव टर्म हो गया, ठीक है। ये याद हो गया, पक्का याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं वर्क की ओर। वर्क डन कैसा होगा इसका, देखो ये या एक इस पे हम वर्क करेंगे और दूसरा ये आदमी हमारे लिए वर्क करेगा, तो ये हो गया डब्ल्यू इन और ये हो गया डब्ल्यू आउट। अब देखो ये आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है, खाना खा लिया, भाई फैक्ट्री में हम लोग काम करवा रहे हैं ना, तो हमको इससे आदमी से वर्क लेना है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्क हम आदमी में करेंगे वो हमारे लिए निगेटिव होगा। अगर हम आदमी को अपने फैक्ट्री में बैठा के उसकी मालिश कर दें, मतलब उस पर हम अपने से वर्क करें, तो वो हमारे लिए निगेटिव होगा। हम आदमी को खाना खिला रहे हैं, आदमी हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी में आदमी काम करता है तो उसको लंच देती है कंपनी, और वो आदमी काम करता है, तो लंच दिया हमने, उसको हिट दिया, तो हिट इनपुट हो गया पॉजिटिव, हमने उससे काम लिया, वो हमारे लिए हो गया पॉजिटिव। तो इसका क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम, डन बाय, देखो बाय लगाना भाई लोग, बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम करना इज टेकन एज नेगेटिव। स्क्रीनशॉट मत लो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर लिखो भाई। खाली तुम एक नोट्स लो, उसमें लिखो मैकिन्टॉक्स वीडियो सॉल्यूशन, पतला सा नोट्स बना लो। 1 घंटा कम सो रात में, 1 घंटा फनी वीडियोस कम देखो, मीम्स कम देखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, यूपीआई बीएनएल जे निकालो, मुझसे आके मिलो, ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखो तो याद हो गया ना भाई, ये अगर याद हो गया, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, मस्त पढ़ाया हूँ। देखो अब इसको यहाँ से बाइफरकेट करते हैं, अलग करते हैं, अब समझते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम सिस्टम में हीट इनपुट दे रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो भाई वर्क इनपुट सिस्टम में डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा हमारे लिए, क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हमारे लिए निगेटिव का काम करेगा। और हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट हो रहा है, सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा तो ये भी हमारे लिए निगेटिव होगा। अब समझो इस क्वेश्चन को, भाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, -5000, -5000 इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हमको निकालना है, प्लस का सिंबल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, -14000। तो ये प्लस माइनस होकर यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। ये 14000 इधर से इधर होके आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 14000, ये ख़त्म, प्लस 14000 -5000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000 किलो जूल। फ्रेंड्स ये समझ गए, क्वेश्चन कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मस्त समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अपने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, मतलब प्लस 9000 किलो जूल, प्लस 9000 किलो जूल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ, एक एयरक्राफ्ट का इंजन है वो किसका एग्जांपल है, क्वासी इक्विलिब्रियम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम। देखिए ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, ये मैं अभी आपको लास्ट क्वेश्चन जब सॉल्व कराया था उसमें बताया टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या होता है, वो 3 होते हैं। क्वासी वाला एक थोड़ा अलग टाइप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज क्वासी इक्विलिब्रियम। पहले हम देखते हैं जो ये 3 सिस्टम होते हैं ये होते क्या है। देखो एक होता है ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। देखो ओपन मतलब ओपन, इधर से कोई चीज एंटर हुई, इधर से निकल गई, तो उसमें ना तो मास रह गया, मतलब हाँ उसमें ना तो मास रह गया ना तो उसमें एनर्जी रहेगी, मतलब उसमें मास का ट्रांसफर फ्रीली हो जा रहा है और उसमें एनर्जी का ट्रांसफर फ्रीली हो जा रहा है। तो जिस भी बॉडी में, जिस भी सिस्टम में मास का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कुछ रुकेगा नहीं उसमें, उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। इसके एग्जांपल देख लो क्या क्या है, बॉयलर, टरबाइन, पंप्स, एयरक्राफ्ट इंजन, ये सब इसके एग्जांपल हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट इंजन का क्वेश्चन है कि ये कैसा सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है, तो ये हमारा ओपन सिस्टम होता है। अब देखो बॉयलर में क्या होता है, हमने वाटर भरा, वो स्टीम बन के निकल गया, उसमें कुछ बचा, उसमें कोई एनर्जी नहीं रही ना, उसमें प्रेशर एनर्जी, स्टीम एनर्जी कुछ नहीं रहा उसमें, जो भी उसमें मास, जो भी उसमें पानी था वो भाप बन के हमारे किसी भी टरबाइन में चला गया। वो पंप भी ऐसा है, पानी पंप ने इधर से पानी लिया, इधर से हमारा पानी ट्रांसफर कर दिया, कोई भी उसमें चीज नहीं बची।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। अब आते हैं क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, बैलून्स होते हैं, उसके अंदर मास ट्रांसफर नहीं, जो हॉट गैसेस वाले बैलून्स होते हैं उसमें मास का ट्रांसफर उसमें नहीं होता है, बट एनर्जी ट्रांसफर उसमें होता है। जो बैलून उड़ते हैं हमारे हवा में पैराशूट वाले, वो वाला है। और मास सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्स, मतलब उसमें क्लोज इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होंगे, तो वो हमारा क्लोज सिस्टम होता है। मतलब उसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, बट मास का ट्रांसफर उसमें नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना तो हमारा इसमें मास का ट्रांसफर होता है। मतलब जो हमारी थर्मोफ्लास्क वाली बोतल्स होती हैं, हॉट वाली लिक्विड वाली, वो मैं आपको दिखाता हूँ बोतल। ये वाली बोतल है, ये वाली जो होती है बोतल होती है थर्मोफ्लास्क होती है। इसमें ऐसा माना जाता है आइडियली केस में, क्या माना, अगर इसमें हमने गर्म पानी भर दिया तो हमेशा पानी गर्म रहे, बट ऐसा होता नहीं। लेकिन जो आइडियली केस मानते हैं, थर्मोफ्लास्क जो बोतल होती है वो हमारी ना तो इसमें मास का ट्रांसफर होगा, बोतल हमारी बंद है, और इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, वो भी उसका भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसीलिए थर्मोफ्लास्क वाली बोतल को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब देखो एयरक्राफ्ट होता कैसे है। एयरक्राफ्ट वाला इंजन, मैं इसमें बोला एयरक्राफ्ट इंजन में ट्रांसफर हो जाता है, उसमें देखो होता कैसे है। ये मैं हटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट मतलब यार नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। एक शॉर्ट, एकदम तुम्हारा शॉर्ट नोट का काम करेगा तुम्हारा ये। नोट्स बनाओ, ठीक है। और बना, अब कमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ सर मैं नोट्स मैंने तैयार कर लिया है। आप जल्दी जल्दी वीडियो लाइए, तब मैं और जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, समय निकाल के। 2 घंटे सोऊंगा लेकिन वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो एयरक्राफ्ट इंजन क्या होता है, ऐसे होता है, तो ऐसे होता है। यहाँ हमारे, ये हमारा शाफ्ट होता है, यहाँ पे शाफ्ट होता है, यहाँ हमारे ढेर सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, रोटर्स होते हैं, स्टेटर रोटर लगा होता है हमारे यहाँ पे। ये हमारा शाफ्ट जाता है टू पावर, जहाँ हमें पावर देनी होती है, ये वहां जाता है। मतलब यहाँ से एयर इंटर होती है, यहाँ से एयर प्रॉपर इंटर होगी, एयर यहाँ से, और यहाँ से हमने यहाँ पे कंबशन कराते हैं। एयर का कंबशन होता है कि हमारे एयर की वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ जाती है, ये हमारा एक नोजल काम करता है। और यहाँ पे कंबशन कराते हैं हम, तो एयर की वेलोसिटी और तेज बढ़ जाती है, ये इसको और तेज, मतलब एयरक्राफ्ट को और तेज आगे की ओर धकेलता है। तो यहाँ से एयर एंटर हुई, यहाँ पे एयर ने अपना काम किया, और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकल गई। ये यहाँ से एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकल गई। तो इसीलिए इसको बोला गया ओपन सिस्टम। यहाँ से एयर एंटर हुई, एयर ने अपना काम किया, इसको थ्रस्ट प्रोवाइड किया, और यहाँ से एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल गई। तो इसीलिए हमारा एयरक्राफ्ट इंजन जो होता है ओपन सिस्टम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी थर्मोडायनेमिक्स से ही है। तो फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेम्परेचर के लिए क्वेश्चन है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर स्केल है, एक टेम्परेचर स्केल है, उसमें उसने 40 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग दे दिया है। अब बोल रहा है इसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो कितना आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा आपको, सीधे सीधे आप उस पर पुट करके निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें 4 स्केल्स होती हैं, वो हम देखेंगे 4 स्केल कौन कौन सी होती हैं। देखो पहला होता है सेल्सियस स्केल। तो अगर सेल्सियस में जाते हैं हम, तो ये होगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारे जो है फ्रीजिंग पॉइंट्स है, और ये हमारा स्टीम पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, स्टीम पॉइंट। तो सेल्सियस में अगर हम जाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज होता है। अगर हम आएंगे फ़ारेनहाइट स्केल पे आएंगे, बहुत ही अच्छा, एकदम सिंपल, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। आपको सीधे क्वेश्चन देगा, चुपचाप फटाक से ड्रॉ कर लो इसको, तुरंत आंसर लग जाएगा। ये हमारा केल्विन का है, तो इसका होता है 273.15, और इसका होता है 373.15। अगला स्केल पे आते हैं हम, अगर तो वो फ़ारेनहाइट की होगी। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, इसका होता है 212। अब जो अपने को स्केल दिया है, कोई भी स्केल दिया है, जेड एक्स मान लेते हैं, उसने एक्स स्केल दिया है, एक्स वाला कोई वैल्यू दे दिया है, और बोला है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री एक्स है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 एक्स है। और बोलेगा वो ये, अगर इस चीज को छोड़िए, ये छोड़ दीजिए, वो आपको ये तीन, आपको वो एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि एक टेम्परेचर निकालो सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग में, कि उसका क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इतना है और उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो बस हमको इसी से कंपेयर करके निकाल देना है।
अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है, तो इसका क्या होगा, इसका देखिए इसका ट्रिक कैसे बनाते हैं, c माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100 माइनस जीरो इक्वल टू k माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273.15 इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32 इक्वल टू x माइनस 2 50 माइनस 2। ये सिंपल सा देखिए फॉर्मूला, कुछ आपने कुछ याद किया, कितना याद रखोगे दिमाग में, छोटा सा दिमाग कितना उसमें याद रखोगे, जो काम कीजिए उसको याद रखो ना, जो हम कर सकते हैं उसको देखते हैं। अब ये आप एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बन गया आपके सामने, ठीक है। अब बोल रहा है टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो सेल्सियस की वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो सी सिंपल सा 40 रखो, 40 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी f की वैल्यू आएगी, देखो 40, ये 100 कट गया, तो 4/10 इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ये 0 कट गया, तो 18 चौक प्लस 32 कितना होगा, f की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने कुछ याद किया, कुछ नहीं याद किया, सिंपल सा स्केल बनाया, तुरंत हमने इस पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देता हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ वी कन्वर्ट 110 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेंपरेचर, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको आप लोग प्लीज सॉल्व करिए, एज ए फॉर्मेलिटी मत लीजिए, प्लीज सॉल्व करिए, इसका कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आप आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।